नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9th के लिए है। कक्षा 9th में इससे पहले हम लोग लहासा की ओर पाठ पढ़ रहे थे। लहासा की ओर पाठ पूर्ण नहीं हुआ था, उसके कुछ अंश बचे हुए थे जो एक वीडियो में पूर्ण हो जाएंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, जो पहले पाठ हम लोगों ने पढ़ा है एक बार उसको फिर से देख लेते हैं संक्षेप में। उसके बाद फिर हम लोग बचे हुए पाठ को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नया पाठ पढ़ाएंगे। अभी क्या है कि 31 जुलाई तक विद्यालयों को पुनः बंद कर दिया गया है, तो हम लोग की पढ़ाई तो बंद नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। आप सभी लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जब आप वीडियो देख लीजिए तो यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में अपना नाम, सेक्शन और क्लास ज़रूर डाल दीजिए। ये आपकी अटेंडेंस होगी, इससे हमें पता चलता रहेगा कि कौन कौन बच्चा इसको देख रहा है, और देखने के लिए सभी को अनिवार्यता है, मतलब सभी को देखना है। इससे हमें ये पता भी चलता रहेगा कि कौन कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। इसलिए आपको ये कार्य ज़रूर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुराने पढ़े हुए पाठों को जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे उसको एक बार पुनः देख लेते हैं संक्षेप में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कबीरदास। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कबीर दास। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जैसे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। कबीर दास जी का हम लोगों ने जीवन परिचय, उनका जन्म स्थान, उनके बारे में प्रचलित तमाम तरह की किंवदंतियाँ, साहित्य में उनका स्थान, हिंदी साहित्य में उनका योगदान, और उनके बारे में उनकी साखियाँ और शब्द 2 थे और साखियाँ 7 थीं। इन सभी की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी थी। इस साखी और शब्द में कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व, संतों के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया। पहले शब्द पद में ब्रह्मांड, बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर के ईश्वर को व्यक्त का संकेत करना, तथा दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक को सहारे ज्ञान के महत्व को बढ़ाना और उसका महत्व बताना। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन्होंने हमें क्या क्या बताया था। ज्ञान का महत्व, ज्ञान का महत्व, ज्ञान की उपयोगिता, ज्ञान की उपयोगिता। इसके बाद इन्होंने और क्या दिखाई थी, संतों यानी सच्चे संतों के लक्षण, सच्चे संतों के गुण, उनके लक्षण, समाज में उनका योगदान, समाज में उनका योगदान। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कबीरदास जी ने हम लोगों को बताई थी। अब इसके बाद हम लोगों ने इनसे संबंधित सारे जितने भी प्रश्न थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया था, उनके उत्तर भी मैंने आपको दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पाठ जो पढ़ा था वो था प्रेमचंद। प्रेमचंद में हम लोगों ने देखा था कि इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरा पाठ हम लोगों ने गद्य साहित्य का प्रेमचंद पढ़ा था।
प्रेमचंद का पाठ था दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में ये कहानी थी जिसमें हीरा और मोती नाम के दो बैल रहते हैं, जिसकी कहानी प्रेमचंद ने हमें बताई। संक्षेप में मैं बता देता हूँ। हीरा और मोती का जो मालिक होता है उसका नाम रहता है झूरी। झूरी किसान जो रहता है उसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल रहते हैं। दोनों बैलों को इसका साला, झूरी का साला, जिसका नाम गया होता है, गया एक दिन अपने घर ले जाता है। पर दोनों बैल वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी मजबूरी में जाना पड़ता है, परंतु वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर झूरी इनको चाहता है कि रख लें, परंतु इसकी पत्नी के विरोध से गया फिर इसको ले जाता है, दोनों बैलों को फिर से ले जाता है। इस बार जब गया ले जाता है तो इनको बहुत परेशान करता है, बहुत सताता है, बहुत मारता पीटता है, बहुत काम लेता है, जिससे ये एक दिन परेशान होकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागने पर ये बहुत स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और वहीं पर इनकी लड़ाई एक सांड से होती है, जिसको ये लोग भगा देते हैं, हरा देते हैं। फिर ये खेत में घुसते हैं। खेत में घुसने से खेत का मालिक आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ करके काजी हाउस में बंद कर देते हैं। काजी हाउस अब मैंने बताया था आपको, एक ऐसी जगह जहाँ पर आवारा पशुओं को पकड़ करके बंद कर दिया जाता है और उन्हें कुछ जुर्माना दे करके छोड़ा जाता है, और अगर कोई नहीं ले जाता तो लास्ट में नीलामी कर देती है। तो जब नीलामी हो जाती है तो काजी हाउस में ये बंद होते हैं और काजी हाउस की दीवारों को गिरा करके हीरा और मोती, पहले हीरा गिराता है, हीरा हार जाता है, तो इसको काजी हाउस का जो चौकीदार होता है वो पकड़ लेता है और एक मोटी रस्सी में बांध देता है। फिर मोती इसको तोड़ देता है। जब दीवार गिर जाती है तो सभी जानवर भाग जाते हैं। इन दोनों को बहुत मार पड़ती है, परंतु ये दोनों ये सोचते हैं कि हम लोगों ने एक अच्छा कार्य किया और कुछ नहीं करते, वहीं बंधे होते हैं। कुछ समय के बाद काजी हाउस में नीलामी होती है और इन दोनों बैलों की नीलामी कर दी जाती है। ये दोनों बैल एक व्यक्ति जो कसाई होता है, कसाई के हाथों पड़ जाते हैं और वहीं से कसाई इनको लेकर चल देता है। ये दोनों बैलों में जरा सी भी ताकत नहीं रहती, परंतु चलते रहते हैं। डर की वजह से इनको पता होता है कि अब इनकी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी ये क्या कर सकते थे। ये इनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बसती, बेदम होते हैं, फिर भी ये चलते रहते हैं। अंत में इनको जब ये चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है, महसूस होता है कि हम लोग वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हम अपने मालिक यानी झूरी के साथ रहा करते थे, और ये वही जगह है जहाँ पर हम लोग रहते थे। तो इन लोगों के शरीर में अचानक ऊर्जा आ जाती है और ये तेज़ी से चलकर अपने मालिक झूरी के घर के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों के अंदर शक्ति का संचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको अपना मालिक और घर मिल जाता है। इसके बाद ये दोनों उस कसाई को मार के भगा देते हैं। कसाई को मारकर भगा देने के बाद दोनों वहाँ पे प्रसन्नतापूर्वक अपने पुराने मालिक के पास रहने लगते हैं। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। इसमें हमने आपको प्रेमचंद के बारे में बताया था। इन्होंने प्रेमचंद को नवाब राय के नाम से लिखना आरंभ किया था। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर आदि में संकलित हैं। इस पाठ के बाद, दो बैलों की कथा के बाद, फिर आपको मैंने बताया था दूसरा गद्य खंड का दूसरा चैप्टर था राहुल सांकृत्यायन का ल्हासा की ओर। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। इसको पहले इरेज कर दूं।
अब इसमें थोड़ा पानी आ गया है। लहासा की ओर, लहासा की ओर राहुल शांकरत्यायन जी का एक यात्रा वृत्तांत है। वृत्तांत का मतलब होता है घटना। राहुल शांकरत्यायन जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन इसमें किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से ये लिया गया था, उसी जो उन्होंने 1929 और 30 में की थी। ये यात्रा इन्होंने 1929-30 में की थी। ये एक घुमक्कड़ व्यक्ति थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसमें लहासा की ओर में इस पाठ में आपको तिब्बत की सामाजिक, आर्थिक हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वहाँ के परिवेश आदि के बारे में बताया गया। बहुत कुछ वहाँ के साहित्य के बारे में भी बताया जाएगा या कुछ बताया गया है। लास्ट वीडियो में आपको इसके साहित्य के बारे में भी शांकरत्यायन जी बताएंगे। इसमें उन्होंने बताया है कि वे 1929-30 में तिब्बत की यात्रा पर जब जाते हैं तो भिखमंगे के वेश में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर साधारण व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को लूट लिए जाने का खतरा होता था। तो कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए क्या करता था, भिखमंगे का वेश धारण करके जाता था। और जैसे किसी प्रकार की कोई समस्या दिखती थी या कोई दुर्घटना होने की बात समझ में आती थी तो तुरंत ही ये लोग क्या करते थे, भीख मांगने लगते थे। इनका जो साथी था वहाँ पर वो था सुमति। यहाँ लिख देता हूँ, सुमति। जो सुमति था वो इनका गाइड भी था और इनका साथी भी था। लेखक बता रहे हैं कि उस यात्रा में हमने ये देखा कि तिब्बत में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे खुल करके व्यापार आदि सब कुछ कर सकती थीं, यानी सामाजिक स्वतंत्रता उन्हें पूर्णतया मिली हुई थी। पर्दा प्रथा की व्यवस्था नहीं थी। कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता था, किसी भी व्यक्ति से मिल सकता था। यहाँ तक कि बाहरी व्यक्ति जो अत्यंत भिखमंगे रूप में है उनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में घुस करके वो उस घर की बहू या माँ या सास किसी से भी चाय आदि बनवा सकता था। आर्थिक स्थितियों का मुख्य आधार महिलाएं थीं और खेती थी। खेती का सीधा संबंध मठों से होता था। बौद्ध मठ जो थे वही खेती को संचालित करते थे, अर्थात आपके खेत पर वो एक साहूकार की तरह आते थे और पूरे अनाज को और पूरे सिस्टम को, जो खेती का सिस्टम था, सिद्धांत था, उसको अपनाते थे और उसी के अनुसार काम होता था। फिर वो आपको एक हिस्सा दे करके एक हिस्सा खुद भी रख कर चले जाते थे। तो राजनीतिक स्थिति भी पूरी तरह से बौद्ध धर्म मठ से ही संबंधित थी। मठ बौद्ध विहार, बौद्धों का जो वो होता है उसको बौद्ध विहार कहते हैं। इन्हें मठ के नाम से भी जाना जाता था। साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की त्रिपिटकों का सिद्धांत आगे आपको बताया जाएगा। ये था आपका आज का वीडियो, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से तिब्बत में उस तरह की समस्याएं और उनका सामना लोग करते थे। वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सबसे बड़ी बात एक बात बताई गई थी कि वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था। हथियार का कानून नहीं होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर लोग
हथियार को लाठी डंडे की तरह रखते थे। सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि सरकार पुलिस पर, सेना पर, इन सब पर पैसे खर्च नहीं करती थी। जब वो इन सब पे पैसे खर्च नहीं करती थी तो लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं ही रखना पड़ता था। इसलिए वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था। अगर कोई व्यक्ति जीवित रहना चाहता है तो अपने ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को उससे पहले ही मारना होगा। लेखक ने यह भी लिखा कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती थी तो उसका कोई सबूत देने वाला यानी गवाह भी नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पर वीरान जगहों पर अच्छा नहीं थे। लेखक ने वहाँ की पर्यावरण के बारे में भी बताया। वह घोड़ा लेकर जाता रहता है। उसने बताया कि जब वह घोड़ा लेकर जाता है तो उसको तेज़ धूप लगती रहती है जिस तरफ पीठ की तरफ धूप लगती रहती है उधर वो जलने लगता है और सामने की तरफ बर्फ़ होने लगता है, यानी धूप बहुत तेज़ लगती है और ठंड भी बहुत अधिक लगती है। इस तरह करके लेखक ने आपको वहाँ के सबके बारे में बताया है। लास्ट के पैराग्राफ बचा रह गया था पिछले वीडियो में, वो हम लोग इस बार पूरा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो के बाद उस वीडियो को बना लेते हैं और उसको देखते हैं कि क्या है लास्ट पार्ट। तो चलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। हम आपको पूरी तरह से जो बचा हुआ पार्ट है उसको पूर्ण कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।